नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंघल स्वागत करता हूं सभी का विद्या गुरु के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक की वीडियो, जहां पर हम 1 नवंबर से 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। कुछ 50 टॉपिक्स होंगे इस पूरी वीडियो में जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो पहली बार इस चैनल पर मेरे को सुन रहा है दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, बट चलने से पहले आपको बता दूं हमारे 2 बैचेस चलते हैं इंग्लिश और बाइलिंगुअल मीडियम के, एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए और बैंकिंग के लिए। और इन दोनों की टाइमिंग्स बहुत ही कंफर्टेबल है, खासकर कि वो बच्चे जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऐसा बैच चाहिए तो ये आपके लिए है दोस्तों। अपनी सीट्स को बुक करने के लिए या हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज को परचेज करने के लिए, दोनों के लिए ही नीचे वीडियो के बिल्कुल बॉटम में आप लोगों को नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला करंट है एकता दिवस। हम लोगों ने सरदार पटेल जी की याद में मनाया। सरदार पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि 500 से ज्यादा रियासतें भारत में मिलाने वाले थे सरदार पटेल। इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भारत सरकार ने 150 रुपए का सांकेतिक सिक्का, इसके साथ साथ एक पोस्टल स्टैम्प और 1219 करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात में जो है वो अनवील करे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति को गुजरात में एकता की मूर्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिक्शनरी.com ने अपने इतिहास में पहली बार एक डिजिट को, एक नंबर को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। सॉरी, डिक्लेयर किया है। ये नंबर है 67, जैसा कि आपको दिख रहा है, बट इसको पढ़ा जाता है 6 और 7। जेनजी काफी इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का अपने, मतलब जब भी उनको कोई जोक्स वगैरह क्रैक करना होता है, या तुम लोगों को तो वाइब्स बहुत सारी आती है ना, तो वाइब जैसी चीजों के साथ इस वर्ड को जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर श्री कीर्ति वर्धन सिंह जो है, ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 19वीं नाम मिड टर्म मिनिस्टीरियल मीटिंग में, जो कि इस बार उगांडा के शहर कंपाला में होगी। आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष नीति के बारे में बता दूं। दुनिया जब आजाद होती है, भारत जैसे देश जब आजाद होते हैं, तब उनके सामने बड़ी चुनौती थी दुनिया के 2 सुपर पावर्स में से किसी एक को ज्वाइन करना, यूएस का नेटो ज्वाइन करना या यूएसएसआर का वार्सो ज्वाइन करना। ऐसे में दुनिया के 5 देश, युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, सभी के मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट लिख के लाया हूं। इन सभी ने मिलकर सन 1961 में एक संस्था बनाई। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा मुझे। जिस संस्था का नाम पड़ा नॉन अलाइंड मूवमेंट। दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के बाद आज ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संगठन है। दुनिया के 121 देश आज नाम के मेंबर्स हैं। वो बात अलग है कि भारत ने बहुत हद तक अपना ध्यान गुट निरपेक्ष बैठकों से हटा लिया है, बट अभी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि कीर्तिवर्धन सिंह जो है ये भारत की तरफ से यहां पर जाएंगे। मुझे थोड़ा देख के बुरा ये लग रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हम लोगों ने इस मीटिंग में भेजना जरूरी नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 92-ईयर-ओल्ड नाम है इनका, पॉल बार्थेलेमी बिया अबी बवोंडो। ये बने हैं एक अफ्रीकी देश, सेंट्रल अफ्रीकी देश कैमरून के राष्ट्रपति, और इसी के साथ पूरी दुनिया में इलेक्ट होने वाले ये सबसे वृहद राष्ट्रपति बने। हालांकि ये इनका 8वां लगातार टर्म है अपने पद पर, और ये कैमरून पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामक पार्टी से आते हैं। इन्होंने ईसा तचिरोमा बकारी नामक कैंडिडेट को हराया है। इनको कुल वोटों का 57.7% इनके पक्ष में पड़े। इसके बाद दोस्तों रूस ने यहां पर एक पानी में चलने वाले ड्रोन को टेस्ट किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने पोसाइडन। सबसे गजब चीज इस ड्रोन की क्या है कि ये किसी भी कन्वेंशनल फ्यूल पर नहीं चलता, मतलब ये किसी भी पेट्रोल डीजल पर नहीं चलता। इस पूरे ड्रोन में ही एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली ऊर्जा से ये ड्रोन चलता है, जिसकी वजह से इसके पास अनलिमिटेड फ्यूल है। अनलिमिटेड फ्यूल है तो अनलिमिटेड रेंज है, और ये तब तक पानी में घूमता रहता है जब तक इसको अपना टारगेट नहीं मिल जाता। बहुत ही चुनकर निकाला है इसका नाम रखा है पोसाइडन। यूनानी सागर के देवता को भी पोसाइडन कहा जाता था। और इस पूरे की पूरे ड्रोन की स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन चलता है। और नेटो की तरफ से इस पोसाइडन नामक ड्रोन का नाम रखा गया है कैनियन, तो नेटो इसको कैनियन कहता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आधिकारिक रूप से अधिकार मिल गए हैं
SJ-100 नामक कमर्शियल फ्लाइट का भारत में उत्पादन करने के लिए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत के कमर्शियल सेक्टर में जितनी भी पैसेंजर फ्लाइट्स उड़ती हैं वो ज्यादातर आपको दो ही कंपनियों की देखने को मिलेगी, या तो बोइंग नहीं तो एयरबस। ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज पर हम लोगों की निर्भरता को कम करने के लिए, और वो भी तब जब भारत ट्रंप टैरिफ से जूझ रहा हो, ट्रंप के इस बिल्कुल अजीबोगरीब उसको रवैये को देख रहा हो, ऐसे में ये बड़ी न्यूज बनती है कि रूस के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी ने MOU साइन किया और वो भारत में SJ-100 नामक विमानों का कमर्शियल स्केल पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। इसी के साथ आपको बता दूं, बोइंग और एयरबस के विमानों से SJ-100 का साइज थोड़ा छोटा है। इसके बाद पंजाब के दूसरे अंतरराष्ट्रीय मास्टर ऑफ चेस नमित बीर सिंह वालिया बने हैं दुष्यंत शर्मा के बाद। हाल फिलहाल में सर ने यहां पर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल जीता है, और इसी के साथ जलंधर से आने वाले नमित बीर सिंह वालिया पंजाब के दूसरे अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने हैं चेस के, शतरंज के। इसके बाद दोस्तों लखनऊ को यहां पर यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की उपाधि दे दी गई है। आपको बता दूं, यहां पर गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है व्यंजनों से जो खाए जाते हैं, मतलब जनरली क्यूजीन से। क्यूजीन मतलब जैसे अगर आप लखनऊ जाए तो वहां पर आपको अवधी खाना मिलेगा, तो अवधी एक खाने का प्रकार है। तो खाने के लिए प्रसिद्ध जगहों को यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। हालांकि ये भारत का पहला शहर नहीं है जिसको यूनेस्को के द्वारा ये उपाधि दी गई हो। लखनऊ से पहले ये उपाधि सन 2019 में, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, हैदराबाद को मिल चुकी। यूनेस्को एक प्रोग्राम चलाता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क करके, CCN प्रोग्राम चलाता है, जिसमें वो दुनिया भर के विभिन्न शहरों को फोक सिटी, क्राफ्ट सिटी, म्यूजिक सिटी, फिल्म सिटी, लिटरेचर सिटी, गैस्ट्रोनॉमी सिटी जैसी सिटीज की उपाधियां देता रहता है। तो ये भारत के लखनऊ को इस समय सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की उपाधि यूनेस्को ने दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलने वाला एक प्रोग्राम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड दर्ज करे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, हमने 3 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत। ये हुआ है। कौन कौन से 3 रिकॉर्ड? पहला, सबसे ज्यादा पंजीकरण करने वाले लोगों का, मतलब सबसे ज्यादा किसी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने वाले लोगों का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा किसी टेस्ट के लिए, किसी टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट? ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट के लिए पंजीकरण करने वाले लोगों का रिकॉर्ड। और तीसरा, सबसे ज्यादा किसी वाइटल मतलब आपकी बॉडी के बाकी के टेस्ट होते हैं, जैसे कि KFT, LFT, प्रोटीन टेस्ट होता है आपकी बॉडी का, विटामिन D का टेस्ट होता है, तो इसको वाइटल टेस्ट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा वाइटल टेस्ट के लिए पंजीकृत लोगों का रिकॉर्ड। तो 3 रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किए गए हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो ये चलाया जा रहा है उसके द्वारा। इसके बाद राजकुमार अरोरा, ये बने हैं भारत के फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज। सर 1990 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर दीपक मित्तल भारत की तरफ से राजदूत बने हैं दुबई में। तो दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास में ये राजदूत बनकर बैठेंगे दीपक मित्तल। सर 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इसके बाद विश्वजीत सहाय, ये बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इनके बारे में बता दूं तो सर 1990 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर है, IDAS ऑफिसर है। फिर मैं आता हूं चाइना पर। चाइना ने भी हाल फिलहाल में 3 लोगों को एक मिशन के अंतर्गत, कौन सा मिशन? शेंजाऊ 21 मिशन के अंतर्गत अभी जो है, और एक चूहा, एक लैब माइस और 3 लोग, इन 4 लोगों को इन टोटल मतलब 3 इंसान 1 जानवर को अपने नव निर्मित स्पेस स्टेशन पर भेजा है। चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन तियानगोंग स्पेस स्टेशन, वहां पर ये टीम गई है 3 लोगों की, जिस 3 लोगों की टीम में एक इंसान है 32 वर्षीय का, नाम है इनका वूफी, और इसी के साथ वूफी बन गए हैं पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट। मात्र 32 वर्ष की उम्र में ये स्पेस ट्रेवल करके आने वाले हैं, तियानगोंग स्पेस स्टेशन में गए हैं। इसके बाद दोस्तों एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है प्रवेग के नाम से। प्रवेग के द्वारा एक व्हीकल बनाया जा रहा है भारत के सशक्त बलों के लिए। नाम है इस व्हीकल का वीर ईवी करके, वीर ईवी। आपको बता दूं इस व्हीकल के बिल्कुल टॉप पर आप लोगों को एक ऑटोमेटिक गन भी इंस्टॉल्ड दिखेगी। और इस कदम के साथ भारत ने और एक कदम आगे बढ़ा लिया है
आत्मनिर्भरता की तरफ। कौन सी टेक्नोलॉजीज में? रक्षा और सुरक्षा की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें भारत आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। ये प्रवेग वीर ईवी नाम से गाड़ी आपको यहां पर दिख रही है। इसको पकड़ना, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो बहुत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी है, तो ये रडार की पकड़ में आती नहीं है। और टफ से जो टफ टेरेन होते हैं वहां पर ये गाड़ी चल सकती है, और अगर बाई चांस खराब हो जाती तो इसका फील्ड रिपेयर बहुत जल्दी किया जा सकता है। मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यह गाड़ी कारीगर है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के इलम पार्थी एआर बने हैं भारत के 90वें ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर। इलम पार्थी एआर तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में बिजेलजीना ओपन जीता है, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना में चल रहा था। इलम पार्थी जो है वो वेलम्बल स्कूल के स्टूडेंट है, छात्र हैं ये। 2009 में इनका जन्म होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फाइड चेस वर्ल्ड कप। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि इस बार का फाइड वर्ल्ड चेस कप जो है वो गोवा में होगा, और इस चेस वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी दी जाएगी फाइड वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है उसका नामकरण करके विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत की तरफ से दुनिया के 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। इसके बाद आईएएस ऑफिसर संजय गर्ग की बात कर लेता हूं मैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ये नए प्रमुख बने। सर 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, केरला काडर के। इसके बाद फ्रेंड्स वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार यहां पर इंडियन नेवी की मटीरियल जो शाखा है, इंडियन नेवी की कई सारी शाखाएं हैं, तो इंडियन नेवी की जो मटीरियल बटालियन है उसके 40वें अध्यक्ष बने हैं वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार, और ये अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 2025 को हुआ है। इनसे पहले इस मटीरियल कंटिंजेंट के जो चीफ होते थे वो वाइस एडमिरल किरण देशमुख होते थे, जिन्होंने अपने 39 वर्ष का करियर पूरा किया है इस पद पर बैठे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने यहां पर अपना प्रेजेंस कंपाइल कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। आज से 4 साल पहले तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस को विकसित करने की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई थी, और क्योंकि अब ये बेस भारत में पूरी तरीके से विकसित कर दिया गया, मतलब अपना कर लिया है, तो अब भारत जो है इस बेस को छोड़ के निकल गया है, क्योंकि पैक्ट केवल तब तक ही था जब तक ये बेस विकसित नहीं हो जाता। और इसी के साथ मध्य एशिया में जो भारतीय वायुसेना की उपस्थिति थी वो आईनी एयरबेस के साथ खत्म होती है। ये सोवियत युग का एयरबेस माना जाता है तजाकिस्तान। इसके बाद इंडियन आर्मी ने यहां पर वायु समन्वय द्वितीय नामक एक अभ्यास पूरा किया है। यह अभ्यास ड्रोन और काउंटर ड्रोन जो तकनीक है उसको यहां पर दिखाता है। वायु समन्वय जो है 28 से 29 अक्टूबर 2025 में इंडिया के डेजर्ट सेक्टर में होता है, और खासकर कि वो सेक्टर जो सदर्न कमांड के अंडर आता है, पुणे में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रशिया के द्वारा यहां पर एक न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया गया है। इस पनडुब्बी का नाम जो है वो है खबारोस्क नामक ये सबमरीन जो है ये परमाणु ऊर्जा से चलती है ना, परमाणु ऊर्जा से चलती है ये सबमरीन। 1 से 2 नवंबर के बीच में इसका जो टेस्ट है वो उसको किया गया था। रशिया ने इसको लॉन्च किया था शेवमाश शिपयार्ड से। और आपको बता दूं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी है ये पनडुब्बी, बहुत ही कम आवाज करती है, तो इसको पकड़ना एक तो बहुत मुश्किल है। और इसका डिजाइन जो है वो रूस के रुबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद इंडिया ने यहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है। हाल फिलहाल में बहराइन में चल रहे 2025 यूथ एशियन गेम्स में भारत ने कुल मिलाकर 48 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज रहे। 222 मेंबर का कंटिंजेंट भारत की तरफ से खेलने गया था, जिसमें 119 महिलाएं और 103 पुरुष थे। टोटल 48 मेडल के साथ ना तो केवल ये हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से एक है, बट इसके साथ साथ भारत ने 2026 में होने वाले यूथ ओलंपिक्स जो कि सेनेगल के शहर डाकर में होंगे उसके लिए भी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली। तो इसके साथ हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं यूथ ओलंपिक्स सेनेगल डाकर सेनेगल के लिए। आपको बता दूं यहां पर हमने कई सारे स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई, जैसे कि रेसलिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स। इसके बाद दोस्तों रोहन बोपन्ना ने अपना प्रोफेशनल लॉन टेनिस का करियर समाप्त किया, सर ने रिटायरमेंट ले ली। रोहन बोपन्ना भारत के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है।
हालांकि इन्होंने सिंगल्स में कभी ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीता, हमेशा जब भी जीता डबल्स में जीता। सन 2017 में सर ने फ्रेंच ओपन मिक्स डबल जीता था, तब इनके साथ में गैब्राइल डबारोवस्की गैब्रिला गैब्रिला डाब्रोस्की जो कनाडा के प्लेयर है वो खेल रहे थे। 2024 में सर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जब इनके साथ मैथ्यू एब्डेन खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है भारत के रोहन बोपन्ना, इसके साथ इन्होंने अपना लॉन टेनिस का करियर जो है वो यहां पर कर दिया है समाप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया यहां पर साउथ अफ्रीका के ऊपर विजय हासिल करता है। मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करता हूं, और ये भारत की लड़कियों के द्वारा इतिहास लिख दिया गया है। 52 रनों की जीत दर्ज करी हमने साउथ अफ्रीका के ऊपर। अंतिम मैच जो इस पूरी श्रृंखला का फाइनल मैच था वो डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में चल रहा था, जब भारत की लड़कियां यहां पर वर्ल्ड कप लेकर आती। तो बहुत ही शानदार जीत रही हम लोगों की यहां पर। इसके बाद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी भी है, जिसको एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड कहते हैं। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने यूपीआई रुपए जैसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। इस एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा अभी फिलहाल करलेक रेजर पे के साथ एक मेमोरेंडम साइन कर लिया गया है, और बहुत ही जल्द भारत का यूपीआई मलेशिया में भी चलेगा। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं, कई सारे तमाम 12 से 13 देशों में आज की डेट में भारत का यूपीआई चलता है। ये वो सारे देश है जहां पर ज्यादातर भारत घूमने जाता है, भारतीय घूमने जाते हैं। तो जब भी आप अगली बार कभी भी मलेशिया जाए तो याद रखिएगा, आपको मलेशिया की करेंसी लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप भारत के यूपीआई का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद रामसार जगहों में भारत की तरफ से एक और जगह को जोड़ दिया गया है। जगह का नाम है गोगा बील लेक। गोगा बील नाम की ये झील जो है ये बिहार में, और ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसको रामसार जगह डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको बता दूं, सन 1971 में ईरान के रामसार नामक जगह पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस संधि का नाम पड़ता है रामसार कन्वेंशन। इस संधि का मुख्य एम क्या था? इस संधि का मुख्य एम था दुनिया भर के सभी दलदली क्षेत्रों को बचाना, क्योंकि इन दलदली क्षेत्रों से ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और अगर इनको नहीं बचाया गया तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा, और अगर वो बंद हो गया तो समस्या जो है वो तो आपके सामने आजकल है ही। और आने वाला विश्व युद्ध कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम चले तो वो पानी की बॉडीज के ऊपर ही लड़ा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, किरण देसाई के द्वारा लिखी गई किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इस किताब को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है 2025 के बुकर प्राइज के लिए। देखने वाली बात यह है कि क्या ये बुकर प्राइज मैडम की इस किताब को मिलेगा या नहीं। हालांकि वो तो मैं कवर करूंगा ही जब मिलेगा, और जिसको मिलेगा वो किताब भी कवर करूंगा। बट क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है एसएससी सीजीएल और बैंकिंग दोनों के लिए, तो ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद भारत ने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के मिचूका में कंडक्ट करी नवंबर 2025 में, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों उपस्थित थी। आपको बता दूं, आने वाले पूरे 6-7 महीनों का प्रोग्राम सेट किया हुआ हम लोगों ने। कई सारे नोटम भारत ने दर्ज कर दिए हैं। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। यहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स और उनके पायलट्स को नोटिस दिया जाता है कि इन तारीखों में आपको ये वाले रूट्स अवॉइड करने, क्योंकि भारत की सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना के साथ मिलकर भारत जो है हो सकता है कि यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज करे, ड्रोन्स वगैरह को लॉन्च करे, मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करे, तो किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। तो यह है पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के मिचूका में। और ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता होगा, तकरीबन 54 सालों के बाद पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश के चिटागोंग बंदरगाह पर आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई गुड जेस्चर मूव नहीं है। साफ साफ पता लग रहा है कि भारत के इर्द गिर्द ये दोनों छोटे देश किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। भारत का चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस तरीके से ब्लॉक करने की सोच रहे हैं। विद्या गुरु के माध्यम से मैं इनको बता दूं कि ये आज का भारत है, ये रुकने वाला नहीं। ये अपने पोजेशंस को, अपने इंटरेस्ट को बचाना जानता है। ये वो भारत है जो ट्रंप के टैरिफ्स के सामने भी नहीं झुका है। तो बात रहे आप दोनों की, तो आप दोनों तो पहले भी हमारे सगे नहीं थे, आज भी हमारे सगे तो नहीं है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही भूल जाए कि भारत की सेना प्रिपेयर्ड नहीं है। अपने आप में ये इस चीज का आप लोगों को रिटर्न रिकॉर्ड देता है कि भारत की
सेनाएं, सशक्त सेनाएं बिल्कुल तैयारी में है कि आप एक चीज करें और आपको मुंहतोड़ जवाब हम लोग दें। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि रूस ने बुरे वेस्तनिक नामक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल को 15 घंटों तक उड़ा के देखा गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर बताई जा रही है और यह मिसाइल पोसाइडन की तरह ही एक परमाणु, छोटे परमाणु रिएक्टर पर चलता है। तो किसी प्रकार का कोई कन्वेंशनल ईंधन इस मिसाइल में इस्तेमाल नहीं होता है और इस वजह से ये मिसाइल जो है ये अनलिमिटेड रेंज रखती है अपने पास और उसी के साथ ये काफी लीथल हो जाती है। हालांकि नेटो के द्वारा इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जा रहा है और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्तों पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को यह चेतावनी दे दी थी कि आप दोबारा से न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसको करना शुरू करें, क्योंकि रूस, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश कर रहे हैं। हालांकि मैं तो यही बोलूंगा कि अगर बड़े देश परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं तो भारत को भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा भी आखिरी परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय सन 1998 में ऑपरेशन शक्ति पोखरण में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ईरान के द्वारा यहां पर एक गजब का प्लान लिया गया है। इनको पता ही है कि इनकी करेंसी की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, डिवैल्यू होती जा रही है। इनकी करेंसी हजारों में पहुंच गई है। तो भाइयों ने महंगाई पर नियंत्रण पाने का क्या बढ़िया तरीका निकाला। इन्होंने अपनी करेंसी के पीछे से 4 जीरो ही गायब कर दिए। इनको लग रहा है कि 4 जीरो गायब करने से इनकी करेंसी सही हो जाएगी और इन्फ्लेशन को ये मात दे पाएंगे। हालांकि ऐसी सलाह भाई तुम वेनेजुएला को भी दे दो, उनकी करेंसी की हालत तुमसे ज्यादा बुरी है। ईरान की करेंसी को रियाल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों चाइना ने दुनिया में पहली बार अपने थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर लिया है। आपको बता दूं ये न्यूज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम का रिजर्व भारत ही अपने पास रखता है और अगर हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर पाते हैं तो ऐसे में भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों का बेड़ा कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे पास ही है। हालांकि चाइना ने यह उपलब्धि अपने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के माध्यम से जो है ये अचीव करी है और ये अनाउंसमेंट 3 नवंबर 2025 को की गई। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का रिपोर्ट आया दोस्तों। ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है और इस नई रिपोर्ट के अनुसार मदुरई भारत का सबसे गंदा शहर बना, डर्टीएस्ट सिटी। मदुरई के बाद दूसरे स्थान पर लुधियाना, तीसरे स्थान पर चेन्नई, चौथे स्थान पर रांची, पांचवें पर बेंगलुरु, छठे पर धनबाद, सातवें पर फरीदाबाद, आठवें पर ग्रेटर मुंबई, नौवें पर श्रीनगर और 10वीं पर है हमारी प्यारी दिल्ली। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पर आते हैं। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, जिसको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ सूचकांक भी कहा जाता है। इस सूचकांक में 143 देशों को कई सारे पैमानों पर जो है वो देखा जाता है, जैसे कि आपके देश में वो न्याय की क्या स्थिति है, आपके देश में अकाउंटेबिलिटी कितनी है सरकारों की, आपके देश में कितना वो पारदर्शिता है, मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, उस आधार पर आपको रैंक दी जाती है। यह सूचकांक एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के नाम से, उसके द्वारा लाया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में हर जगह रूल ऑफ लॉ जो है वो नुकसान में जा रहा है। दुनिया में हर जगह रूल ऑफ लॉ में गिरावट देखी गई है, बट फिर भी नंबर 1 पर आप लोगों को डेनमार्क, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर आपको फिनलैंड जैसे देश जो है वो दर्ज मिलेंगे। भारत का स्थान इस इंडेक्स पर 86वें स्थान पर है और हम लोगों के लिए भी कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में कि भारत में एक तो न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और कई कई बार तो सिविल लिबर्टीज की वजह से भारत को यह दर्जा मिला है 86। अगर ये इन तीनों को सुधार ले तो भारत भी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आने लायक हो सकता है। इसके बाद केन विलियमसन अपने 14 साल के T20 अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेते हैं। इन्होंने ये अनाउंसमेंट जस्ट कुछ दिनों पहले ही करी, जब न्यूजीलैंड अपने ही घर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज खेलने वाला था। जस्ट उससे पहले ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी, केन विलियमसन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इंडिया ने पहला कंसाइनमेंट फोर्टिफाइड चावलों का नाम है इसका कर्नल, इसको एक देश जो कोस्टा रिका है उसको रवाना कर दिया गया है।
आपको बता दूं ये कर्नल नामक चावल भारत का पहला फोर्टिफाइड चावल का कंसाइनमेंट है जो भारत के बाहर निर्यात किया जा रहा है। निर्यात करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो मंत्रालय है जिसके अंतर्गत ये हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो भारत सरकार का वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है वो तो इसकी देखरेख कर रहा है। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये हो पाया है वो अपेडा है। अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, सॉरी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे गजब चीज यहां पर यह है कि ये चावल जो है ये छत्तीसगढ़ से आया है और छत्तीसगढ़ को भारत का राइस बाउल भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो बोट्सवाना नामक अफ्रीकी देश से प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 और चीते जो है वो रिसीव करेगा। इन 8 चीतों को पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया है, इन पर साइंटिफिक प्रयोग किए जा रहे हैं और सब कुछ खत्म होने के बाद इन 8 चीतों को एमपी में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जाएगा। आपको बता दूं जब प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था 2022-2023 में, उस समय 9 चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से मंगवाए गए थे। हाँ, हालांकि भारत में 1952 में ही ये प्रजाति जो है बड़ी बिल्लियों की ये प्रजाति चीता, इसको लुप्त डिक्लेयर कर दिया गया था, एक्सटिंक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तब से भारत की पहल है कि हमको चीता को दोबारा से इस देश में री इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए अफ्रीका से चीते जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। इसके बाद मालदीव बना है दुनिया का पहला देश जिसने तंबाकू के इस्तेमाल पर जनरेशनल बैन लगा दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। मालदीव में वो लोग जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद हुआ है वो किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मुझे गजब ये लग रहा है ये न्यूज पढ़कर कि लॉ तो तुम लोगों ने बना दिया बट रोकोगे कैसे? ऐसे तो भारत में भी कानून है कि कोई भी जो पनवाड़ी है वो खुले में जो सिगरेट है वो नहीं बेच सकता है, उसको पैकेट ही बेचना होगा। बट कई सारे पनवाड़ी जो है वो खुले में सिगरेट बेचते हैं क्योंकि उनको पता है पैकेट में सिगरेट खरीदने वाले बड़े कम लोग। तो मैं वही बोल रहा हूं, नियम तो सरकारें बना देती हैं बट उन नियमों का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद इंडिया जो है वो ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग्स आईसीए मतलब अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस में भारत की 2 कंपनियां नंबर 1 नंबर 2 पर रही। नंबर 1 पर रही भारत की अमूल, नंबर 2 पर रही फिकी। तो यह बताता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत कितना आगे बढ़ रहा है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस में भारत की लीडरशिप दुनिया को साफ साफ दिखती। इसके बाद दोस्तों क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी हम लोगों के स्कोर्स जो है वो थोड़े से कम हुए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ऑल दो हम लोगों के विश्वविद्यालयों की परफॉर्मेंस, हमारे स्कोर अच्छे रहे बट फिर भी हम लोगों की रैंकिंग जो है वो कम हो गई। कैसे? क्योंकि बहुत कंपटीशन आया कई सारे देशों से, जैसे सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया जैसे देशों के संस्थानों से काफी कंपटीशन मिला हम लोग। हालांकि यहां पर आईआईटी दिल्ली की जो रैंक है वो 59वें नंबर पर रही, जो पिछले बारी से 15 स्थान नीचे। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 71वें नंबर पर रही, जो पिछली बार कभी 48वें नंबर पर हुआ करती थी। आईआईएससी बैंगलोर की जो रैंकिंग है वो 64वें स्थान पर रही। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, 120वें पैदान से बढ़कर 109वें पैदान पर पहुंचा। इसके बाद जोरहान ममदानी कई सारे करोड़पतियों के द्वारा लगाए गए धन के बाद, यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ये तक बोल देने के बाद कि अगर यह आदमी जीतता है न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क को केंद्रीय सरकार के द्वारा मिलने वाले धन पर वो रोक लगा देंगे। फिर भी ये अमेरिका को रोक नहीं पाए। न्यूयॉर्क सिटी ने जिता दिया है इनका पहला मुसलमान, पहला मुस्लिम, पहला साउथ एशियन मेयर जो है जोरहान ममदानी। बिल्कुल आप देख रहे हैं। और इसी के साथ मैं तो यही बोलूंगा कि एक चेंज की शुरुआत जो है वो अमेरिका में हो चुकी है, वो भी तब जब अमेरिका अपने इतिहास का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन, सबसे ज्यादा महंगाई, ये सब चीजों को सफर कर रहा है। इसके बाद जैनिक सिनर ने दोबारा से एशियन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वर्ल्ड नंबर 1 खिताब जो है वो जीत लिया है अपने पेरिस मास्टर्स 2025 को जीतने के बाद। जैनिक सिनर इटली से आते हैं। इसके बाद नेपाल में 10 दिनों तक चलने वाला कार्तिक नाच जो त्योहार है वो आखिरकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पाटन दरबार स्क्वायर जो ललितपुर वहां पर खत्म हुआ। दुनिया का सबसे पुराना त्योहार इसको कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में इस त्योहार की शुरुआत किंग सिद्धि नरसिंह मल्ला के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों स्वीडन बना दुनिया का पहला कैशलेस नेशन, दुनिया का पहला कैशलेस जो नेशन है वो बना स्वीडन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया बना दुनिया का तीसरा ग्लोबली
क्लीन मतलब द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत, चाइना और यूएस के बाद। और भारत ने दिखा दिया है कि किस तरीके से हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में भी भारत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों का उत्सर्जन कम कर सकता है, मतलब पाइपलाइन के माध्यम से। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स दोस्तों वो सारे सेक्टर होते हैं जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित गैसों का, है ना। इसके बाद महाराष्ट्र बना भारत का पहला देश जिसने आधिकारिक तौर से इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है। बिल्कुल बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा ही स्टारलिंक को प्रमोट किया जाएगा, सैटेलाइट इंटरनेट। स्पेसएक्स और स्टारलिंक के ओनर इलॉन मस्क हैं। इसके बाद गुरुदेव श्री श्री शंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक माने जाते हैं, इनको हाल फिलहाल में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। काफी बड़ा कद है इनका दुनिया में, बहुत से लोग इनके फॉलोवर। आर्ट ऑफ लिविंग नाम का इनका संस्थान है जो कई सारी बेहतरीन चीजें मतलब आगे रखता है। इसके बाद गजाला हाशमी वर्जीनिया की गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। स्वतः ही मैं ये बोलूंगा कि यूएस में चेंज शुरू हो चुका है। इंडियन बॉर्न गजाला हाशमी हिस्ट्री क्रिएट कर देती हैं। वर्जीनिया जैसे शहर की पहली भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनती है मैडम। हालांकि डेमोक्रेट किसको हराया इन्होंने, डेमोक्रेट कैंडिडेट को हराया इन्होंने, जॉन रीड। डेमोक्रेट ये वो पार्टी है जहां से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की सही में अच्छी खासी मिट्टी पलीत तो हो ही रही है खैर पूरे यूएस में। इसके बाद फीफा के द्वारा यहां पर फीफा पीस प्राइज शांति पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। पहली बार फीफा 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इस प्राइज को देगा। कहा जा रहा है कि ये प्राइज जो है ये ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने फुटबॉल के माध्यम से पूरी दुनिया भर में शांति और एकता को मतलब प्रमोट किया है। शांति और एकता जैसी जो चीजें हैं उसको प्रमोट किया है। ऐसे व्यक्ति विशेष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह हर साल जो है जब भी फीफा वर्ल्ड कप होगा ये दिया जाएगा। इससे पहले कभी भी फीफा ने इस तरीके का पुरस्कार नहीं दिया है। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, विद्या गुरु में आप एडमिशन ले, मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बोलता हूं, आप मेरे साथ मिलकर ही जीएस की प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पर। और खासकर की वर्किंग प्रोफेशनल्स की बड़ी डिमांड थी कि सर कुछ ऐसे बैचेस लॉन्च करो जिससे हमारा भी काम का नुकसान ना हो। तो आप जैसे बच्चों के लिए ही 7 और 7:30 बजे का बैच शाम का हम लोगों ने लॉन्च किया है बेटा। अपनी सीटों को जल्दी बुक करें। ऑनलाइन बैचेस में हम भीड़ इकट्ठा नहीं करते। वी वॉन्ट फ्यू बट वी वॉन्ट फियरलेस। यस, हमें कम चाहिए बट हमें वो बच्चे चाहिए जो रिजल्ट निकाले। तो इसलिए मैं बहुतों को प्रमोट नहीं करता हूं। आप आइए अपने साथ विद्या गुरु के साथ अपने करियर को उस मुकाम तक लेके जाइए जिसका सपना आपने हमेशा देखा था। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल लेता हूं चैनल से विदा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो के साथ नवंबर मंथ की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।